हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम बेटा लेक्चर नंबर 4 में कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक, साथ के साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? लास्ट क्लास में बेटा दो कंपाउंड हमारे पास थे। एक था K2Cr2O7 जिसको हमने स्टार्टअप किया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उसकी प्रिपरेशन हमने पढ़ी, उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, साथ के साथ उसकी स्ट्रक्चर, उसका कलर, उसका बॉन्ड ऑर्डर, उसकी बॉन्ड लेंथ, सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। और ग्राम इक्विवेलेंट बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। एज इट इज बेटा हमने KMnO4 को स्टार्ट किया था, और KMnO4 जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, जो कि पर्पल कलर का होता है, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी एक प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी, जो हम उसको प्रिपेयर करते हैं पायरोलुसाइट से। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल लो, या कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज हम कवर कर लेंगे बेटा KMnO4 को कंप्लीटली इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। फिर हम थोड़ी बहुत बात करेंगे सिल्वर के बारे में, ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, इसके भी कंपाउंड्स है डी ब्लॉक में जो कि काफी फेमस है। नेक्स्ट बेटा कॉपर के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, और उसके बाद एट लास्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स करने में हमें बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में अच्छे से ट्रिक के साथ लिखवा कर याद करवाया था। नहीं भी याद हो घबराने की बात नहीं, यहाँ पर मैं फिर से कराऊंगी। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत छोटा सा है, बहुत ही जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये कवर करने के बाद पहले हम क्या करेंगे बेटा? KBD दैट इज प्रैक्टिस सेशन, यानी कि हम 10 क्वेश्चन कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगेन आपको अपने आप को स्कोर करना है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो कल हमारा लाइव सेशन होगा PYQs का, और कोशिश ये होगी कि वो सेशन मॉर्निंग में होगा। क्लियर? तो बेटा टाइम के साथ अपडेट रहना, और अब तक जो पूरा पढ़ाया है रिवाइज करके आना आज की क्लास को इंक्लूड करके। क्लियर बेटा? स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम पोटेशियम परमैंगनेट डिस्कस कर रहे थे। पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ प्रिपरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी प्रिपरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा? एक प्रिपरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं जहां पर हमने उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई थी बेटा? हमने रिएक्शन कराई थी MnO2 की KCl के साथ। क्लियर? तो वहां से हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3 और KClO3 की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई थी, तो वहां से हमारे पास K2MnO4 का फॉर्मेशन हुआ था, दैट इज मैग्नेट विच इज ऑफ ग्रीन कलर। फिर उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो वहां से हमें MnO4 माइनस या KMnO4 मिलता है, जो कि पर्पल कलर का होता है, जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा और भी प्रिपरेशन है इसकी जो है हमारे सिलेबस में, या जो हमें पढ़नी है, तो हम इसकी कल प्रिपरेशंस पढ़ रहे थे। एक हो चुकी है बेटा, सेकंड प्रिपरेशन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लाइक बेटा। हाँ, एक डाउट कुछ बच्चों को आया, उन्होंने बोला मैम आपने लिखवा दिया कि K2Cr2O7 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाता है। नहीं बेटा, उसे करेक्ट कर लेना इन केस अगर आपने ऐसा लिखा है। मैंने ये बोला था कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में लिया गया है तो वो सीधा 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इट इज यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? यस बेटा, प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, तो ओजोन हो गया, हैलोजेंस हो गया, ये सब भी क्या है? दे आर आल्सो यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास जो मैग्नेट है दैट इज K2MnO4, अगर उसकी रिएक्शन हम इन रिएजेंट्स के साथ कराते हैं लाइक ओजोन और हैलोजेंस, तो वहां से भी KMnO4 का फॉर्मेशन होता है। तो क्या प्रिपरेशन होती है बेटा? दैट K2MnO4, K2MnO4, इसको K2MnO4 बोलो बेटा, ये MnO4-2 बोलो। इसकी रिएक्शन अगर हम ओजोन के साथ कराएं तो ये ओजोन इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और यहां से फॉर्मेशन होता है बेटा KMnO4 का, और यहां से रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। ये इसकी सेकेंड प्रिपरेशन हो गई बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। नेक्स्ट बेटा, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं किसकी? इसी K2MnO4 की, जिसे हम मैग्नेट आयन बोलते हैं, जिसका कलर ग्रीन होता है, अगर इसकी रिएक्शन हम हैलोजन के साथ कराएं
तो वो भी इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और यहां से क्या बन जाएगा बेटा, दैट KMnO4, और साथ में क्या निकल जाएगा बेटा, KCl। एक बात का ध्यान रखना बेटा, क्या कि यहाँ पर रिएक्शन आप खुद बैलेंस कर लेना, रिडॉक्स आपने पढ़ रखा है, रिएक्शन बैलेंस आपको करना आती है, नहीं भी आती हो तो सीख लेना बेटा। नेक्स्ट बेटा, ये जो K2MnO4 है ना, K2MnO4 अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन, आपने पढ़ा होगा बेटा रिडॉक्स चैप्टर में। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब ये होता है जहां पर सेम कंपाउंड का सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, उसे कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी देता है। K2MnO4 या MnO4-2, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट। तो यहां से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, ये K2MnO4, रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रही हूं बेटा, बस आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखा दूंगी। जब रिएक्ट करता है H2SO4 से, तो यहां से किस किस चीज का फॉर्मेशन होता है बेटा, दैट KMnO4 प्लस MnO2 प्लस K2SO4 प्लस H2O। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करो तो यहां पर कैलकुलेट करने पर आएगी बेटा, दैट इज +6। और यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो ये K2MnO4 जो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिया, +6 से +7 क्या हुआ बेटा, इसका ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना। वहीं पे बेटा +6 से जो ये +4 की तरफ जा रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। तो सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बट कहीं ना कहीं यहां से भी हमें क्या मिल रहा है, KMnO4 मिल रहा है। तो हमने KMnO4 की कल प्रिपरेशन पढ़ी थी बेटा किसके साथ, दैट इज MnO2 के साथ, क्लियर। आज हमने प्रिपरेशन देखी किसके साथ बेटा, ओजोन के साथ, Cl2 के साथ, H2SO4 के साथ। नेक्स्ट, और कैसे कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है बेटा, बिल्कुल हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लैब में इसे बनाना चाहें तो दैट MnO4- कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इन लेबोरेटरी MnO4-, बेटा देखो K2MnO4 हो या MnO4- हो, इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, बिल्कुल जिसे पायरोलुसाइड बोलते हैं, दैट मैग्नीज ऑक्साइड विद, या तो हमारे पास लेड प्रेजेंट हो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड अगर हमारे पास थायो, दैट इज मार्शल्स एसिड का नाम सुना है बेटा, H2S2O8, 2H+ चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, S2O8-2। इन दोनों स्पीसीज के साथ ये MnO4- फॉर्म होता है, किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, MnO2 का। क्या रिएक्शन होती है बेटा, ये रहा हमारे पास MnO2। इस MnO2 की रिएक्शन अगर हम कराएं PbO2 के साथ, तो यहाँ पर लेड कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +4। तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है बेटा, दैट इज MnO4-। तो यहाँ पर Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पर कितने में हो गया, दैट इज +7। तो +4 से अगर +7 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है बेटा, इसका क्या हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका क्या हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर PbO2 एक तरीके से किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है।
सेम इसी तरीके से बेटा इसी MnO2 की रिएक्शन अगर हम इसके साथ कराएंगे H2O8 -2 के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो यहाँ से इधर से भी क्या होगा बेटा, यहाँ से भी फॉर्मेशन हो जाएगा सल्फेट आयन का, और यहाँ से क्या बन जाएगा, लाइक MnO2 है इसके हमने रिएक्शन करे परऑक्सीथायोसल्फेट के साथ, तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, यहाँ से बन जाएगा MnO4 माइनस, साथ में निकल जाएगा सल्फेट आयन। तो यहाँ से क्या क्या बन गया बेटा, यहाँ पर अगर देखो तो मैग्नीज कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, और यहाँ पे क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7। अगेन इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों भी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ MnO4 माइनस। क्लियर? तो अब इस केस में यहाँ पर कैसे पता चला कि ये रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, ध्यान से देखो बेटा, ये हमें मिला है कहाँ से, H2S2O8 से, जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है क्योंकि एक पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो -1 से अगर -2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीज ऑक्सीडाइज हो रहा है इन दिस रिएक्शन। कहीं आपको ये कंफ्यूजन हो जाए, मैम सल्फर यहाँ पर भी +6 है, यहाँ पर भी +6 है, तो ये तो रिड्यूस हुआ ही नहीं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? नहीं बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन मैग्नीज गेट ऑक्सीडाइज्ड, मैग्नीज तो क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस्ड हुआ है। तो आपको पता ही, आपको अगर ये स्ट्रक्चर याद हो, नहीं भी याद हो तो हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे बेटा। यहाँ पर एक पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और यहाँ पर -2 होती है। तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर -2 में जा रहा है ऑक्सीजन, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये सारी हमने क्या डिस्कस की बेटा, ये सारी की सारी हमने डिस्कस की है यहाँ पर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ दैट KMnO4। क्लियर? अब ये तो हमें पता ही है कि KMnO4 क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लिख सकते हैं दैट KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन तीनों मीडियम में बेटा, इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। ये तीनों ही मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह, एजेंट की तरह बिहेव करता है और ऑक्सीडाइज कर देता है साथ वालों को, और खुद क्या हो जाता है बेटा, रिड्यूस हो जाता है। तो ये पॉइंट आपने बिल्कुल बेटा रेडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है बेटा, कैसे कैसे ये ऑक्सीडेशन करता है सबका। सबसे ज्यादा जो इसका SRP होता है तीनों मीडियम को अगर हम कंपेयर करें, तो जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है वो इसका न्यूट्रल मीडियम में होता है। यानी कि न्यूट्रल मीडियम में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन फिर क्यों हम हमेशा एसिडिक मीडियम यूज करते हैं, क्योंकि बेटा एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिड H2SO4 होता है, तो वहां से फॉर्मेशन होता है MnSO4 का, और MnSO4 कैटलिस्ट का काम करता है और वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। इसीलिए KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट न्यूट्रल मीडियम में होते हुए भी हम जनरली बाय डिफॉल्ट क्या प्रेफर करते हैं बेटा, एसिडिक मीडियम प्रेफर करते हैं। क्लियर? तो ये सेम पॉइंट मैं आपको लिखवा भी देती हूँ और तीनों मीडियम में इसका क्या एन फैक्टर होता है वो भी बता देती हूँ। तो बेटा ये हमारा KMnO4 है। KMnO4 तीनों मीडियम में रिएक्शन करता है। नंबर 1 दैट इज एसिडिक मीडियम, नंबर 2 that is basic medium, and number 3 that is
न्यूट्रल मीडियम। क्लियर? अब ये जो बेसिक मीडियम है इसे अल्कलाइन मीडियम भी कहते हैं। ये जो बेसिक मीडियम लिखा हुआ है इसे अल्कलाइन मीडियम भी कहते हैं, OH माइनस लिख सकते हैं। इसे हम स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम भी कहते हैं, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम। वहीं पे बेटा जो न्यूट्रल लिखा हुआ है इसे हम फेंटली अल्कलाइन मीडियम भी कहते हैं। क्या बेटा? फेंटली अल्कलाइन मीडियम। ये हो गया हमारा एसिडिक मीडियम, ये हो गया बेसिक मीडियम, ये हो गया न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर MnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। सेम चीजें आपने रेडॉक्स में पढ़ी हुई है बेटा। बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4-2 और फेंटली अल्कलाइन मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। अब यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? दैट इज +2। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? दैट इज +6। और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? +4। तो तीनों ही केस में हमारे पास एन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा? तीनों ही केस में अगर हमें एन फैक्टर निकालना है तो वो कितना कितना आ जाएगा हमारे पास? तो एन फैक्टर क्या होता है? अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है तो टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? +7 से +2 में गया, डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो इसका एन फैक्टर याद रखना हमेशा, KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 होता है। KMnO4 स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में जब है, बेसिक मीडियम में जब है तो +7 से +6 में जा रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। वहीं पे बेटा न्यूट्रल मीडियम में है, फेंटली अल्कलाइन मीडियम में है तो यहाँ इसका एन फैक्टर कितना होता है? +7 से +4 में जाने पर 3। तो ये याद रखना बेटा, ये बहुत काम आएगा कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर KMnO4 का कितना कितना होता है। ये देख लो बेटा और इसको बहुत अच्छे से याद भी कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो उसमें काम आएगा। क्लियर? क्लियर? तो यहां पर मैं लिख भी देती हूँ वो नोट जो मैं आपको बता रही थी, दैट KMnO4 is better oxidizing agent in neutral medium, but generally used as oxidizing agent in acidic medium, बिकॉज ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि यहां से जो MnSO4 बनता है, बिकॉज MnSO4 formed act as a catalyst which increases the rate of reaction, जो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है जिससे रिएक्शन कंपैरेटिवली जल्दी होती है। अब क्योंकि अगर हमने बात की है कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बिल्कुल ये सभी को वैसे ही ऑक्सीडाइज करता है, स्टैनस को स्टैनिक, फेरस को फेरिक, ऑक्सलेट को CO2 में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो वो सारे के सारे फैक्टर्स एकदम सेम है कि ये KMnO4 किसको किस में कन्वर्ट करता है ऑक्सीडाइज करके। क्लियर बेटा? अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये बेटा आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, बेयर्स रिएजेंट। किसे कहते हैं बेटा बेयर्स रिएजेंट? बिल्कुल, अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में जब आप प्रिपरेशन पढ़ रहे होंगे अल्कोहल्स की तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। किसे कहते हैं बेटा बेयर्स रिएजेंट? अब नाम ना पता हो तो कितना कंफ्यूजन हो जाता है। यही बेटा 1% अल्कलाइन KMnO4 को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। याद आया?
याद आया बेटा? बिल्कुल, ये क्या करता था, ये वहां पर सिस डायोल का फॉर्मेशन करता था। कोई भी एल्कीन होती थी, उसकी रिएक्शन जब आप कराते थे किसके साथ, बेयर्स रिएजेंट के साथ, तो बेयर्स रिएजेंट वहां से किसका फॉर्मेशन कर देता था बेटा, दैट इज सिस डायोल का फॉर्मेशन कर देता था। याद आ रहा है बेटा? याद आएगा बिल्कुल, ये आपने पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। मान लो ये एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस एल्कीन में इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई बेटा, बेयर्स रिएजेंट 1% अल्कलाइन KMnO4। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने KMnO4 भी लिख दिया। तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, सिन डायोल बोल दो, सिस डायोल बोल लो, दोनों OH ग्रुप सेम साइड ऑफ कार्बन पे जुड़ते थे। तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन होता था, CHOH, दैट इज CHOH। तो यूज किसका हुआ बेटा, KMnO4 का। तो 1% अल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बेटा अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा सारे न्यूमेरिकल्स। क्लियर? इसी पे बेस्ड, KMnO4 पे बेस्ड, क्योंकि इसकी भी यही एप्लीकेशन है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये किसको कैसे ऑक्सीडाइज करेगा उसके बेस पर हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिल्वर की अगर हम बात करें बेटा, सिल्वर कौन सी सीरीज में प्रेजेंट था, याद करो बेटा, 4D सीरीज में प्रेजेंट था, यानी कि 5th पीरियड में प्रेजेंट था। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े, आग में कूद, तो आग क्या था, दैट सिल्वर। ये सिल्वर जो एलिमेंट है बेटा, इसके आपने बहुत कंपाउंड सुने होंगे लाइक AgNO3, AgCl, AgF। ये सिल्वर जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिल्वर कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है इन जनरल दैट शोज +1, +2 और +3 तो बहुत ही कम शो करता है। +3 तो ये बहुत ही कम शो करता है। +1 जो है ये इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और इसके कंपाउंड्स आपने बहुत सारे सुने हुए हैं जब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। क्लियर? जब ये +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो ये +1 में आना चाहता है, और ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, क्योंकि इसकी मोस्ट कॉमन +1 है, ये स्टेबल भी +1 में होता है, तो ये +1 में आना चाहता है। तो जब भी ये +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स है बेटा इन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, फॉर एग्जाम्पल AgCl हो गया, AgF हो गया, AgNO3 हो गया, Ag2O3 हो गया। ये सब जो यहाँ पर कंपाउंड्स हैं Ag2O3 में, ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर बैठा हुआ है बेटा, दैट इज +3, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। और अगर हम बेटा सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की रिएक्शंस अगर हम डिस्कस करें, तो अगर इसको हम सिंपली O2 के साथ रिएक्ट कराएं और हीट करें, तो आपने देखा होगा बेटा सिल्वर को हम ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, लाइक रिंग हो गया, पायल हो गया, ब्रेसलेट्स हो गया। तो सिल्वर को क्यों यूज किया जाता है इस तरीके से, चांदी इसी को बोलते हैं, क्योंकि बेटा इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आता है। अगर ये नॉर्मली एयर के साथ रिएक्ट कर जाता, इतना जल्दी ये रिएक्ट करता, तो हम इसे ऑर्नामेंट्स के लिए प्रेफर करते नहीं। सेम एज इट इज गोल्ड का होता है बेटा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए तो ज्वेलरीज में इन्हें यूज किया जाता है। क्यों? प्लेटिनम महंगा है, लीस्ट रिएक्टिव है, नहीं रिएक्ट करेगा किसी के साथ। तो क्योंकि अगर ये पानी के साथ भी रिएक्शन दे देते, हम सोडियम को पहन के घूमते हैं क्या, नहीं पहन ही नहीं सकते, सोडियम पानी में भी आग लगा देता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये मेटल्स की जो हम रिएक्शन रटते हैं ना बेटा, ये रिएक्शंस हमें रटनी नहीं होती है, इनको अगर आप रेगुलर लाइफ से इमेजिन करने लग जाओ तो आपको लगेगा हाँ यार बिल्कुल सही बात है, सिल्वर कहाँ रिएक्ट करता है। तो बेटा सिल्वर की रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि इस सिल्वर को अगर आप रिएक्ट कराओ ना O2 के साथ, हीट करो,
ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। इसको आप HCl के साथ रिएक्शन कराओ, ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन दोनों के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराओ, यानी कि HCl की प्रेजेंस में और O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, तब यहां से फॉर्मेशन होता है AgCl का और साथ में वाटर का, तब जाके ये रिएक्शन देता है। क्लियर बेटा? अगर इसकी रिएक्शन हम कराएं नाइट्रिक एसिड के साथ, दैट इज AgNO3 का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। इसको जनरली फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाया जाता है जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होते हैं, और यहाँ से साथ में रिलीज होती है NO2 गैस। अगर इसकी रिएक्शन हम कराएं एक्वा रीजिया के साथ, मैम ये क्या होता है बेटा? एक्वा रीजिया मिक्सचर होता है HCl का और HNO3 का। किस रेशियो में बेटा? 3:1 के रेशियो में। याद रखना आगे भी ये रिएक्शन आएगी 3:, इसको गोल्ड वाटर भी कहते हैं। यहां से फॉर्मेशन होता है बेटा AgCl का, वाइट कलर का इसका प्रेसिपिटेट बनता है। क्लियर? तो ये रिएक्शंस थी बेटा कुछ इंपॉर्टेंट Ag की, वो मैंने आपको लिखवा दी। एक बार सारी रिएक्शंस को एक बार देख लो अच्छे से बेटा। ये आपने फेजांस रूल में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्या? अगर इनका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर निकालना हो तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा बेटा? अगर मैं सारे हैलाइड्स की बात करूं तो क्या क्या हैलाइड्स ये बना सकता है? AgF बना सकता है, AgCl बना सकता है, AgBr बना सकता है, AgI बना सकता है। तो इसका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा AgF सॉल्युबल होता है, देन AgCl, देन AgBr एंड देन AgI, क्योंकि जो इनसॉल्युबल होगा वही प्रेसिपिटेट बनाएगा। इसका कोई कलर नहीं आता, इसका वाइट प्रेसिपिटेट आता है, ये लाइट येलो होता है, ये येलो होता है। इस कलर से, इस तरह से ये प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट बेटा, यहीं पे जो AgNO3 ये जो कंपाउंड होता है ना, इसको ल्यूना ऑफ मून भी बोलते हैं। क्लियर? क्या? दैट इज ल्यूना ऑफ मून। चांदनी के बारे में आपने सुना होगा ना बेटा? बिल्कुल, दैट इज द ल्यूना ऑफ मून भी बोलते हैं इन शॉर्ट। और इसे क्या बोलते हैं? दैट इज ल्यूनार कॉस्टिक। ल्यूनार कॉस्टिक जनरल नेम है, लिखवा दिया है, कभी पूछ लिया जाए बेटा। क्लियर? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इस एलिमेंट के बारे में, दैट इज Ag। क्लियर बेटा? जब भी अगर हम इनके नाइट्रेट्स की बात करें, इसके सारे के सारे नाइट्रेट्स कैसे होते हैं बेटा? नेचर में सॉल्युबल होते हैं। तो हमने जनरल की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं बेटा, जैसे हमने मैग्नीज का देखा KMnO4, क्रोमियम का K2Cr2O7, तो हमने जैसे Ag के बारे में बात की, अभी हम कॉपर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद मरकरी के बारे में थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद हम सीधा न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो मैं करा रही हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ले लो। ये बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर बेटा? रेस्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा? दैट इज कॉपर। क्लियर? तो कॉपर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप बताओ कॉपर के बारे में आप क्या जानते हो? कॉपर के आप बर्तन घर में यूज करते हो, तांबा बोलते हैं इसको हिंदी में, तांबा। यस बेटा। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर जनरली दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s1। फिर भी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। कभी सोचा कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर पाता है? तो मैंने कल ही एक चीज समझाई थी बेटा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर के बारे में, कि 3 चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 sublimation energy, number 2 ionization energy and number 3 hydration energy। बताया था बेटा, बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, जब हमारे पास कॉपर होता है तो ये दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक ये शो करता है +1 और एक ये शो करता है +2। जब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसे हम बोलते हैं क्यूप्रस, और जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं दैट इज क्यूप्रिक। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये आया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था D10। और जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा? D9। बट आप जनरली कंपाउंड देखोगे तो Cu+2 के ज्यादा देखोगे। तो ये पॉइंट मैं यहाँ आपको लिखवा देती हूँ, दैट तभी जनरली कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है जब कंपाउंड्स बनाता है, दैट Cu+2 इज more stable
more stable than Cu plus because hydration energy dominates over आयनाइजेशन एनर्जी। तो कल मैंने बेटा 2-3 पॉइंट्स आपको बताए थे कि किसी का भी ऑक्सीडेशन होना, रिडक्शन होना 3 फैक्टर पे डोमिनेंटली डिपेंड करता है। नंबर 1 सब्लिमेशन एनर्जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। क्लियर। नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, बट हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो Cu+2 आयन होता है, इसका हाइड्रेशन इतना ज्यादा होता है, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि ओवरऑल इसका SRP नेगेटिव आता है। क्लियर। दैट्स वाई ये मोर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव है और ये इस तरीके से रिएक्शंस करता है। तो इसीलिए हमें जनरली ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। क्लियर। मैम क्या इस पॉइंट से कभी क्वेश्चन आएगा? नहीं बेटा, ये आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया है। नेक्स्ट बेटा, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये डिसप्रपोर्शनेशन भी देता है। तो हम लिख सकते हैं Cu+, यानी कि जब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कुछ रिएक्शंस पढ़ी भी होंगी जब ये +1 से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे रहा होगा। तो दैट Cu+ आयन undergoes disproportionation in अल्कलाइन मीडियम। कौन से मीडियम में बेटा? इन अल्कलाइन मीडियम। और जब ये अल्कलाइन मीडियम में होता है तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे देता है? देखना बेटा ध्यान से, ये यहाँ पर अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये Cu+2 में भी कन्वर्ट होता है और ये Cu ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में भी कन्वर्ट होता है। तो +1 से +2 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो Cu जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये डिसप्रपोर्शनेशन भी देता है। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो आपने बिल्कुल नाम सुना होगा बेटा, दैट इज ब्लू विट्रियोल। क्लियर। ब्लू विट्रियोल किसे बोलते हैं बेटा? दैट इज द इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कॉपर, दैट इज CuSO4.5H2O। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज ब्लू विट्रियोल। अगर हम इसकी बात करें, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये तो पता है बेटा कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसे हम और क्या बोलते हैं? इसे हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। ये ब्लू कलर का होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, क्योंकि जो एनहाइड्रस होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। दैट इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। क्या स्ट्रक्चर होती है बेटा? जल्दी से इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास कॉपर क्या होता है? दैट इज द सेंट्रल एटम। 4 सल्फेट जो होते हैं वो इसके साथ, हमारे पास जो CuSO4.5H2 है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं बेटा? इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपना देकर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होते हैं, इसके वेकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर देकर। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल तो कैसा बॉन्ड बना रहे हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बना रहे हैं। वहीं पे एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा होता है? वो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है। क्लियर। और एक जो हमारे पास सल्फेट बचा वो किस तरीके से प्रेजेंट है बेटा? हाइड्रेशन अट्रैक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो किस तरीके से होता है बेटा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस। तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे बेटा कि कॉपर सल्फेट इज द मॉलिक्यूल जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। क्लियर। जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो जब एक
एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं बेटा, दैट 4 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है दैट 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर पूछा जाए कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। मैम यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल बेटा, क्लियर। तो यहां से एक H2O मॉलिक्यूल यहां पर कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेस्ट सारे कैसे की कैसे कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। तो हमारे पास ये जो प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं CuSO4.5H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज ब्लू विट्रियोल। इसको जब हम हीट करते हैं, अभी हमारे पास 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जब इसको हम एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो यहां से क्या होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो जाते हैं और फॉर्मेशन होता है, ये ब्लू था, ये लाइट ब्लू कलर का हमारे पास कंपाउंड बनता है दैट इज CuSO4.3H2O। इसको जब हम हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको हमने पूरा बॉईल कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है CuSO4.H2O। ओनली एक वाटर मॉलिक्यूल बच जाता है और यहां पर इसका कलर क्या होता है, दैट इज ऑफ वाइट ब्लू कलर। लेकिन जब इसको अबव हीट किया जाए 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से हमारे पास फॉर्मेशन होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का, विच इज ऑफ वाइट कलर। इसको भी फर्दर हीट करोगे कॉपर ही सेपरेट हो जाना है, क्लियर। तो CuOSO3 का फॉर्मेशन हो जाना है, दैट इज ऑफ वाइट कलर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कॉपर सल्फेट, ये इस तरीके से रिएक्ट करता है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ब्लू विट्रियोल की। ये क्या है बेटा, इसे हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल। ये थोड़ा सा स्मॉल है लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोडक्ट्स में आपको बताती हूँ कैसे कैसे बनेंगे, क्लियर। यही CuSO4.5H2O की रिएक्शन जब हम Ki के साथ कराते हैं, क्लियर। तो हमें ये पता है कि क्यूप्रिक कंपैरेटिवली यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेगा, यहां से फॉर्मेशन होता है CuI2 का। पहले किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, क्यूप्रिक आयोडाइड, और ये फर्दर रिएक्शन करता है, यहाँ पर रिएक्शन रुकती नहीं है और ये फॉर्मेशन करता है Cu2I2, और साथ में यहां से रिलीज होती है आयोडीन। क्या, आयोडीन रिलीज होती है। सेम इसी तरीके से जब रिएक्ट करता है KCN, क्लियर। सेम इसी तरीके से बेटा ये KCN जो है, KCN के साथ ये जब रिएक्ट करेगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, साइनोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। CuCN ट्वाइस, किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, CuCN ट्वाइस। बट ये यहाँ पर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा तो फर्दर किस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा, साइनोजन कंपाउंड्स का, Cu2CN2, क्लियर। ये जो CN ट्वाइस है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं दैट इज साइनोजन कंपाउंड। तो दैट CN twice is known as that cyanogen compound, क्लियर। नेक्स्ट क्या रिएक्शन है बेटा, जब ये रिएक्शन करता है KCN एक्सेस में, जब KCN देना रखा हो कितना है तब तो ये कंपाउंड बनेगा, लेकिन अगर KCN एक्सेस में प्रेजेंट है तो यहां से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। किसका, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, K3CuCN4, इस कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, दैट K3CuCN4। और ये यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है, साथ में साइनोजन तो निकलता ही है, साथ में
साइनोजन कंपाउंड तो निकलता ही है बेटा, इसी को हम कहते हैं साइनोजन कंपाउंड। इन्हें स्यूडो हैलोजेंस भी बोलते हैं। स्यूडो हैलोजेंस क्या होते हैं? कंपाउंड में कम से कम माइनस चार्ज हो और उसमें एक नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। ये हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे, स्यूडो हैलोजन। हैलोजन फैमिली में पढ़ेंगे, हालांकि उसका हैलोजन से कोई रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट बेटा, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा एक्सेस में, तो यहां से भी ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, CuNH3 होल 4 SO4। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ये कॉम्प्लेक्स होता है बेटा डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और इसे हम स्वीट्जर रिएजेंट भी बोलते हैं। स्वीट्जर रिएजेंट इनऑर्गेनिक में यूज होता है बेटा। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस है किसकी? ब्लू विट्रियोल की इन रिएजेंट्स के साथ। उसी तरीके से अगर K2FeCN6 के साथ हम इसकी रिएक्शन करें तो CuFeCN6 चॉकलेट कलर का एक कंपाउंड बन जाता है। क्लियर? तो ये हमारे पास ये रिएक्शंस है बेटा, ये मेंशन थी इसलिए मैंने आपको ये लिखवाई है, और ये बिल्कुल आपको लर्न करनी है। ये रिएक्शंस आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, बस आपको यही है, तो इनको याद कर लेना बेटा अच्छे से। नेक्स्ट बेटा, बॉटनी में आपने इसका नाम सुना होगा, दैट इज बोडियक्स मिक्सचर। एज अ फंजीसाइड ये यूज होता है। ये किसका मिक्सचर होता है बेटा? दैट बोडियक मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है बेटा? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, यही ब्लू विट्रियोल के साथ क्या प्रेजेंट होता है बेटा? लाइम वाटर। दैट CuSO4 डॉट 5H2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है, इसी को हम कहते हैं बोडियक्स मिक्सचर, और ये एज अ फंजीसाइड यूज होता है। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज ब्लू विट्रियोल एंड दैट इज लाइम वाटर। क्लियर? तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे डी ब्लॉक के, कुछ इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज थी। क्लियर? सेम इसी तरीके से हमारे पास होता है बेटा दैट इज मरकरी, Hg। क्लियर? तो उसके बारे में भी हम 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे कि हमने सिल्वर के बारे में लिखा, जैसे हमने इसके बारे में लिखा। ऐसे बेटा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डी ब्लॉक में, दैट इज मरकरी। मरकरी को क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज Hg। ये तो आपको पता ही है। ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। Hg इसका सिंबल होता है। ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और वहां पर भी ये कैसे कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? जब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। पहली बात तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो होता है, लेकिन फ्री स्टेट में नहीं होता है, Hg2+2 होता है। तो जब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो हम इसे बोलते हैं मर्क्यूरस, और जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसे हम बोलते हैं मर्क्यूरिक। क्लियर? तो ध्यान रखना बेटा, Hg कभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पर इस Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इस Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब ये जो मरकरी हमारे पास होता है, ये Hg प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि मर्क्यूरस आयन जो है हमारे पास, ये Hg2, इसमें मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। Hg के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा? मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मेटल मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो ये ध्यान रखना कि ये कभी भी Hg प्लस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? रीजन वही, हमारे पास जो फैक्टर्स थे सारे के सारे, क्या फैक्टर्स थे बेटा? इस केस में यहाँ पर इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है, दैट इज डोमिनेटिंग ओवर आयनाइजेशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड। तो Hg के बीच में जो बॉन्ड होता है मेटल मेटल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी भी। तो ये कभी भी Hg+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यह हमेशा ध्यान रखना। रेस्ट बेटा, दैट Hg जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या होती है बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जितने भी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इसकी मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होती है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने सुना है Hg2Cl2, HgCl2, बिल्कुल ये हैलाइड्स बनाते हैं। क्लियर? और हमारे पास ये इकलौता ऐसा ट्रांजिशन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज
लिक्विड ट्रांजिशन मेटल। क्या बेटा, इसे हम लिक्विड ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। जो हमारे पास Hg2Cl2 इसके जो कुछ कंपाउंड्स हैं, Hg2Cl2 आपने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हो तो इसे हम कैलोमल इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं, इसे हम कैलोमल बोलते हैं। और HgCl2 जो है इसका कंपाउंड, इट इज यूज्ड एज अ कोरोसिव सब्लिमेट, सीधे वेपराइज हो जाने वाला, उसकी तरह ये यूज होता है। तो ये इसके कुछ दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, और इसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है। ये नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है K2HgI4 जब ये रिएक्शन करता है और भी रिएजेंट्स के साथ। दैट्स ऑल अबाउट मरकरी। अब बेटा वन बाय वन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको वीडियो पॉज करना है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करके अपना आंसर निकालना है, उसके बाद अपना आंसर मैच करना है। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बेटा कि आपके आंसर सारे अपने मैच करने हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये रहा, क्योंकि बेटा हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट अब खत्म हो चुका है, इसके जस्ट 10-12 क्वेश्चन करने के बाद हम शुरू करने वाले हैं हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं लाइक एसिडिक नेचर जो मैं वर्बली कल बता चुकी थी, आज मैं बस उनको नोट डाउन करवाऊंगी, सिर्फ नोट डाउन करवाऊंगी बेटा, ऑलरेडी रिटर्न है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 which oxidizes 0.1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम। तो बेटा एक तरफ बात कर रहा है KMnO4 की, और इसके बारे में हमने जाना कि ये क्या है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे K2Cr2O7 बाकी सबको ऑक्सीडाइज करता है, ये भी सबको ऑक्सीडाइज करता है क्योंकि ये तो उससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसने किसको ऑक्सीडाइज किया? फेरस ऑक्सलेट। बेटा फेरस जब मैंने बोला था तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। ऑक्सलेट किसके लिए यूज करते हैं? C2O4 चार्ज होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? FeC2O4। ये होता है फेरस ऑक्सलेट। तो एक तरफ हमने लिखा KMnO4, एक तरफ हमने लिखा फेरस ऑक्सलेट। ग्राम इक्विवेलेंट्स दोनों के बराबर हम कर देंगे। ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है? मोल्स कैलकुलेट करने KMnO4 के। एंड इट इज द एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन कि हम दोनों का अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वेट करें तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहां पे लिखा दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of KMnO4 is equals to number of gram equivalent of FeC2O4। अब ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे अगर क्वेश्चन में मोल्स पूछे हैं तो कल सारे फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे बेटा आपके साथ, बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। अब नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, KMnO4 तीनों मीडियम में ऑक्सीडेशन करता है, एसिडिक, बेसिक और अल्कलाइन, न्यूट्रल। अब इस केस में अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कौन से मीडियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट एसिडिक मानकर चलना है। और अगर मेंशन हो लाइक एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर कितना होता है? 5 बताया था तीनों मीडियम में। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे अगर मोल दे रखे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeC2O4 मल्टीप्लाई बाय इसका n फैक्टर। अब FeC2O4 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां पर क्या कैलकुलेट करोगे? n फैक्टर। n फैक्टर ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है? टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयरन +2 है तो फेरस को कैसे कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? फेरस को कन्वर्ट कर देते हैं फेरिक में और ऑक्सलेट को कन्वर्ट कर देते हैं CO2 में। तो ऑक्सलेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, CO2 में +4। +3 से +4 कितने का चेंज? 1 का चेंज। 2 कार्बन है मल्टीप्लाई बाय 2, तो ओवरऑल चेंज 2 का आ गया। यहाँ पे +2 से +3 कितने का चेंज? 1 का चेंज। यहाँ से 1, वहां से 2, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 3। तो यहाँ से आ गया 0.1, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से हमें मोल्स कैलकुलेट करने थे KMnO4 के, आंसर कितना आ गया? डिवाइड बाय 5। कर लोगे बेटा इसे सॉल्व? क्लियर? तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आंसर आ गया दैट इज 3/50। n फैक्टर इतना था, इसके मोल्स दे रखे थे, इसका n फैक्टर हमने निकाल लिया। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, विच विल रिक्वायर मैक्सिमम मोल ऑफ KMnO4 इन ऑर्डर टू गेट ऑक्सीडाइज इन एसिडिक मीडियम। लेकिन अगेन हमारे डीटीपी सर से गलती हो गई। क्या गलती हो गई बेटा, कि वो ऑप्शंस देना भूल गए। अब ऑप्शंस देना भूल गए, ऑप्शंस हमारे पास भी नहीं है, तो जल्दी से हम सारे ऑप्शंस लिख लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, कहां पर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, रिडॉक्स वाले चैप्टर में भी। ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देती हूँ। क्लियर? तो क्या क्वेश्चन है बेटा, चारों ऑप्शन हम लिख देते हैं। यस, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट Na2SO3, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज Fe32O4 फेरस ऑक्सलेट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा FeSO4 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज Na2SO4। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है बेटा, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि इनमें से किसके मैक्सिमम मोल रिक्वायर्ड है KMnO4 के इनको ऑक्सीडेशन करने के लिए। क्लियर? अब इस केस में ध्यान से देखो बेटा, अब इस केस में KMnO4 के मोल्स पूछे मैक्सिमम किसके रिक्वायर्ड है, तो KMnO4 इन सब का क्या कर रहा है बेटा, KMnO4 इन सब का ऑक्सीडेशन कर रहा है। अगर KMnO4 इन सब का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर उसके मोल पूछे हैं और सभी का ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में कर रहा है तो उसका एन फैक्टर भी फिक्स है, कितना, दैट इज 5। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और हमारे पास 4 रिड्यूसिंग एजेंट है, 5 सब में कैंसिल आउट हो गया। तो सीधा सीधा अगर हम इन चारों का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें, जिसका ग्राम इक्विवेलेंट जितना ज्यादा आया दैट मींस उतने मोल ज्यादा रिक्वायर्ड है KMnO4 को इनका ऑक्सीडेशन करने के लिए। एग्रीड? देखो ध्यान से, तो यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दीज का क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनके मोल कितने, इनके मोल अगर कुछ ना दिया है तो बराबर है, ठीक है, तो हमने 1 मोल मान लिया। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन चारों का एन फैक्टर निकालना था। अगर इन चारों का एन फैक्टर हम निकाल लें तो जिसका एन फैक्टर जितना ज्यादा आया दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर? तो क्या बोला था बेटा, Na2H2O3। बेटा सोडियम जब जब कंपाउंड फॉर्म में होगा, सोडियम जब जब कंपाउंड फॉर्म में होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +1 था, +1 रहेगा। The oxidation state of group 1 and group 2 elements are always +1 and +2 respectively, वो कभी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट बेटा, यहां पर सल्फाइट है, यहां पर ये क्या है, SO3-2। ये किस में जाएगा बेटा, सल्फाइट का ऑक्सीडेशन कैसे कर देता है, KMnO4 हो या K2Cr2O7, वो कन्वर्ट कर देता है सल्फेट में एज इट इज। यहां पर आयरन +2 में है, किस में जाएगा बेटा, +3 में। यहां पर ऑक्सलेट क्या है, C2O4-2, किस में जाएगा बेटा, CO2 में। यहां पर आयरन +2 में है, किस में जाएगा बेटा, +3 में, फेरस को फेरिक कर देता है। और यहां पर सल्फेट है, सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और कोई अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। यहाँ पर सोडियम +1 में है, +1 में था, +1 में रहेगा। यहाँ पर सल्फेट +6 में है, सल्फर, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो कंपटीशन से बाहर ही कर दो, क्योंकि इसका एन फैक्टर तो सबसे कम आना ही नहीं है, यहाँ तो हो ही नहीं रहा ऑक्सीडेशन, इन तीनों का ऑक्सीडेशन है। तो उसके लिए किसके लिए सबसे ज्यादा मोल रिक्वायर्ड होंगे, जिसका एन फैक्टर जितना ज्यादा आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर ये जो था हमारे पास सल्फाइट, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +4, यहां पर कितनी थी, +6, तो एन फैक्टर कितना आया, 2। यहां पर देखो, हो तो दोनों में ऑक्सीडेशन ही रहा है, अगर एन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो +2 से +3 में गए तो यहां से आया 1, +3 से +4 में कितने का चेंज, 1 का चेंज, 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज,
तो 1 + 2 किया तो एन फैक्टर ओवरऑल कितना आया 3। यहाँ पर बेटा +2 से +3 में गए, एन फैक्टर कितना आया 1। सल्फेट में सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो हमें ये पता था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of KMnO4 is equals to number of gram equivalent of reducing agent। मोल KMnO4 के कैलकुलेट करने थे और पूछा गया था इन चारों में से किसके लिए सबसे ज्यादा मोल रिक्वायर्ड है। इसका एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 होता है, इसके मोल सबके बराबर है 1 मान लिया, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो ये वैल्यू तो सब में कॉमन है, कैंसिल आउट, तो हमने सीधा क्या निकाल लिया सबका एन फैक्टर। उससे हमारे पास क्या आ जाएंगे कि KMnO4 के किसके लिए सबसे ज्यादा मोल रिक्वायर्ड है, जिसका जितना ज्यादा एन फैक्टर है। तो बता दो बेटा सबसे ज्यादा एन फैक्टर किसका है, सेकंड ऑप्शन, दैट विल बी द आंसर। क्लियर। तो ये KMnO4 जो कि यूज होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ये सारी उसकी एप्लीकेशंस है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये MCQs टाइप है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क्स देते चले जाना अपने आप को, +4 -1। क्लियर। और मुझे स्कोर चाहिए, अगर 10 on 10 स्कोर आता है अब से कमिंग 10 क्वेश्चंस के लिए, अब से कमिंग 10 क्वेश्चंस के लिए, तो आपको एक्सीलेंट, 1 गलत वेरी गुड, 2 गलत गुड, और 2 से ज्यादा गलत है दैट मीन्स बेटा फोकस, कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस, रिवीजन और ज्यादा रिक्वायर्ड है। क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा है, डी ब्लॉक पढ़ा है बस, एफ ब्लॉक तो छोटा सा है, क्वेश्चन उधर से कम ही आते हैं, बट कोई बात नहीं, जितना पढ़ा क्लास में अगर आपने 100% फोकस के साथ बैठोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो मार्क्स देना बेटा और ईमानदारी से, क्योंकि मैं चेकआउट करती हूँ आपकी चैट्स को। क्लियर। तो उसमें अपने मार्क्स देने हैं। Acidified K2Cr2O7 on reaction with hydrogen peroxide give deep blue colored solution to the formation of K2Cr2O7, जिसे हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसे बोलते हैं, उसकी प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी, ऑरेंज कलर का ये होता है। इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस भी लिखी थी हमने, आइस कोल्ड H2SO4 के साथ, वार्म H2SO4 के साथ, H2O2 के साथ। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, CrO5 का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन लिखवाई थी बेटा। इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, बटरफ्लाई टाइप इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें 2 पेरोक्साइड बॉन्ड होते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्ड जो होता है। यहाँ पर पेरोक्साइड वाली जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, इसकी +6। क्लियर। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, डीप ब्लू कलर का कौन सा सॉल्यूशन होता है, CrO5। इसका कलर कैसा होता है, दैट इज डीप ब्लू। क्लियर। आप पेजेस पलट के देख सकते हैं बेटा, ये हमने किया था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम आयंस इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन इज रिस्पेक्टिवली। क्रोमेट किसे बोलते हैं बेटा, CrO4 -2 को, और डाइक्रोमेट किसे बोलते हैं बेटा, Cr2O7-। क्लियर। इसे हम क्या बोलते हैं, -2 को, दैट इज डाइक्रोमेट। क्या स्ट्रक्चर्स होती थी बेटा, जितनी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उतना क्या है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतनी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, बाकी सब डबल बॉन्डेड है। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्रोमियम O-, O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यही पढ़ा था बेटा हमने। अब ये जो हमारे पास क्रोमेट होता है और ये डाइक्रोमेट, क्या स्ट्रक्चर होती है बेटा, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर थी। अब इस केस में जो ये सेंट्रल एटम है, जितने सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बेटा, अगर स्ट्रक्चर से निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने सराउंडेड है, 4, क्योंकि दूसरा पाई होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। यहाँ पर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया बेटा, sp3। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेयर्स रिएजेंट। इक्विवेलेंट वेट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, रिडॉक्स में पढ़ा होगा। तो इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा,
इक्विवेलेंट वेट बोलो, इक्विवेलेंट मास बोलो, दैट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, यही होता है। और n फैक्टर अगर एसिड के लिए निकालना हो तो ट्रांसफरेबल H प्लस आयन कितनी है, बेस के लिए निकालना हो तो OH माइनस आयन कितना है, सॉल्ट के लिए निकालना हो तो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन के लिए टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन के लिए टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेयर्स रिएजेंट किसे बोलते हैं बेटा, आज ही हमने पढ़ा है। बेयर्स रिएजेंट हम बोलते हैं 1% अल्कलाइन, क्या बेटा, अल्कलाइन KMnO4। और बेसिक मीडियम में क्या बताया था मैंने, बेसिक मीडियम में ये जो KMnO4 होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज K2MnO4। यानी कि यहाँ पर ये +7 में होता है, +6 में होता है, तो यहाँ पर इसका n फैक्टर 1 होता है, टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो अगर इसका एसिड बेसिक मीडियम में इसका n फैक्टर 1 होता है तो हमारे पास क्या, इसका मोलर मास आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसके n फैक्टर से, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो KMnO4 में मैग्नीज का हो गया 55, पोटेशियम का हो गया 39, 16 4 जा 64, सम अप करोगे 158, डिवाइड बाय 1, करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा इनऑर्गेनिक को रिलेट कर देता है फिजिकल से। अगर कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ऑक्सीडेशन विद KMnO4, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाने पर एसिडिक मीडियम में SO2 ऑक्सीडाइज्ड 2, SO2 ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा, तो SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, हमें नहीं पता कि कौन से कंपाउंड में जाएगा, लेकिन अगर हम इन चारों की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लें तो हम बता सकते हैं कि किस में जाएगा। कैसे, क्योंकि ऑक्सीडेशन होना चाहिए। फर्स्ट हमने देखा तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, कॉम्पिटिशन से बाहर, +4 से +4 में थोड़ी ना जाएगा, यहाँ तो ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, बिल्कुल कंपटीशन के अंदर, क्योंकि सल्फर यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +4 से +6 ऑक्सीडेशन ही तो होगा, दैट विल बी द आंसर। यहाँ पर अगर आते तो +4, ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर, ऑक्सीडेशन ही नहीं हुआ। और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन -2, कंपटीशन से बाहर, क्योंकि KMnO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना चाहिए। हर किसी में ऑक्सीडेशन स्टेट या तो बराबर था या डिक्रीज हो रहा था, सो करेक्ट आंसर विल बिकम दैट इज H2SO4। या फिर अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता सल्फेट तो वो भी एकदम करेक्ट आंसर होता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, MnO4 -2 + H+, यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से मैं बोल दूं मैग्नेट आयन है K2MnO4, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है। तो हमने ये रिएक्शन अभी पढ़ी है थोड़ी देर पहले, तो K2MnO4 है, वो क्या करता है, वो यहाँ पर कैसी रिएक्शन देता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ से किस किस का फॉर्मेशन होता है, MnO4- का तो होता ही है, क्योंकि यहाँ ये +6 में होता है, यहाँ ये +7 में, और साथ में MnO2 भी देता है। तो हमने लिखा था K2MnO4 जब H+ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, वो सेम रिएक्शन हमने लिखी है। तो यहाँ पर ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, तो ये A भी बनाता है और B का भी फॉर्मेशन करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, विच इज कलर्ड बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन क्या होता है बेटा, पढ़ा था हमने, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो या फिर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, हाईली अनस्टेबल होता है, लेकिन जो एनर्जी रिलीज करेगा, जिस रीजन में, जिस वेवलेंथ रीजन में, जिस फ्रीक्वेंसी में वो एमिट करेगा लाइट, वो विजिबल रीजन में होती है, जिसकी वजह से कलर एमिट होता है। तो हमने लिखा था कि D ब्लॉक एलिमेंट्स कलर शो करते हैं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन था, दैट इज KMnO4 एंड K2CrO4, क्योंकि ये कंपाउंड जो कलर शो करते हैं, अगर हम देखें तो KMnO4 में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है,
यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो बेटा, +6 है। अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो मैग्नीज में भी 0, क्रोमियम में भी 0, तो इनके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये डी ट्रांजिशन की वजह से तो कलर शो कर ही नहीं सकते। ये कलर शो करते हैं ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जो हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट यही दिख रहा है, सेंट्रल एटम। COCl3 है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आनी है कैलकुलेट करने पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये हो गया 3d6। अगर इन्हें d ऑर्बिटल्स में फिलअप करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो बिल्कुल डी ट्रांजिशन हो सकता है। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, व्हेन फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये रिएक्शन भी हमने अभी नहीं पढ़ी है बेटा। FeCl3 की रिएक्शन जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड से कराएंगे तो यहाँ से प्रशियन ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है K4FeCN6 का, और ये रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे बेटा। अभी हमने ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं पढ़ा है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट भी नहीं पढ़ा है, ये सब हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, यहाँ का पोर्शन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the hybridization of compound C and color of its crystal इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस अगर आती हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। आपको क्वेश्चन दे दिया, अब आपसे पूछा है कि बताओ यहाँ पर C कंपाउंड क्या है और उसका हाइब्रिडाइजेशन कलर क्या होगा। तो बेटा ये क्या है, FeO.Cr2O3 क्या है बेटा, ये कल हमने पढ़ी थी इसकी प्रिपरेशन। क्या कहते हैं बेटा, क्या इसे क्रोमाइट ओर कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसे क्रोमाइट ओर कहते हैं। रिएक्शन कराई किसके साथ, फ्यूजन मिक्सचर Na2CO3 और O2 के साथ। किसका फॉर्मेशन हुआ था बेटा, यहां से फॉर्मेशन हुआ था Na2CrO4 का। इसे क्या बोलते हैं, क्रोमेट बोलते हैं। क्लियर? इसकी रिएक्शन फर्दर H2SO4 के साथ कराई थी, तो किसका फॉर्मेशन हुआ था बेटा, Na2Cr2O7, जिसे सोडियम डाइक्रोमेट कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। और जब KCl के साथ रिएक्शन कराई थी तब फॉर्मेशन हुआ था K2Cr2O7 का, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसका कलर कैसा होता है बेटा, ऑरेंज कलर का। अगर हम बात करें ऑरेंज रेड कलर का, अगर हम बात करें क्रोमेट की तो दैट इज ऑफ येलो कलर। क्लियर? क्या स्ट्रक्चर होती है बेटा, क्रोमियम ऑक्सीजन, यहाँ पे पोटेशियम होता है, मतलब ये जो O- है उसी पे तो पोटेशियम लगा हुआ है, ये ओके, उसके बाद डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। यहाँ पर देख लो बेटा क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है। सो आंसर विल बिकम ऑप्शन ए, ऑरेंज रेड कलर एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स 13 होते हैं, कल ही डिस्कस किया था बेटा ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट। हमें कैलकुलेट करने हैं मोल्स किसके, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बोला यानी कि Fe प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और सल्फेट बोला तो सल्फेट पे चार्ज -2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा FeSO4। तो एक तरफ प्रेजेंट है FeSO4, क्या बोला है, कितने मोल्स फेरस सल्फेट के ऑक्सीडाइज होंगे बाय 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं KMnO4 को। इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या, दोनों को इक्वेट करना है। मोल इस बार कैलकुलेट FeSO4 के करने हैं, KMnO4 के नहीं। अगर इसके मोल कैलकुलेट करने हैं तो n फैक्टर ऐसी चीजें जो हमें पता है इनकी, और यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 मल्टीप्लाई बाय इसका n फैक्टर दैट इज 5। सेम हियर FeSO4 के मोल कितने हैं बेटा, इसके मोल हमें कैलकुलेट करने हैं, और इसका n फैक्टर कितना है बेटा, फेरस आयरन +2 में है, किस में जाएगा बेटा,
आयरन +3 में जाएगा, क्योंकि KMnO4 हो या K2Cr2O7 हो, इनका ऑक्सीडेशन कैसे करता है, इस तरीके से। सल्फेट में सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो ये उसी में रहेगा। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया बेटा, कितने का चेंज है, 1 का, तो एन फैक्टर आ गया 1। तो यहां से क्या आंसर आ गया बेटा, KMnO4 के मोल्स कितने दिए, 1 into 5 that is equals to number of moles of FeSO4। बता दो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, that become option D। क्लियर, तो ये गलती नहीं करनी है कि मोल ही हम कंफ्यूज हो जाएं किसके दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, when NaCl is heated with K2Cr2O7, जब NaCl को हीट किया गया K2Cr2O7 के साथ इन एसिडिक मीडियम, द रेड वेपर्स फॉर्म्ड इज बिकॉज ऑफ, कल ही डिस्कस किया था बेटा कि जो आयनिक क्लोराइड्स होते हैं वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देते हैं, और क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, कब रेड वेपर्स बनते हैं, जब NaCl रिएक्ट करता है K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में, तो CrO2 Cl2 का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होते हैं, ये इसके रेड ब्राउन वेपर्स का फॉर्मेशन होता है, जो हमने डिस्कस किया था। क्लियर, तो ये थे बेटा हमारे 10 on 10 क्वेश्चंस। यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट भी पूरी तरीके से खत्म होता है। अच्छे से रिवाइज करना और अपने मार्क्स मुझे बताना है, मैंने बता ही दिया 10 on 10 हो तो आगे एक्सीलेंट लिख देना एक हर्ट के साथ, और अगर 9 हो, एक भी गलत हुआ है तो चाहे वॉट एवर द रीजन इज, जो गलत हुआ है उसको हाईलाइट जरूर कर लेना कि हमसे ये गलत हुआ था, और उस पर एक स्टार मार्क कर देना, ताकि इन फ्यूचर वो गलत ना हो। बेटा इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या ऑर्गेनिक हो, हर क्वेश्चन में या तो फैक्ट बेस्ड बातें होती हैं या कंसेप्ट होता है। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो वहां 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, आपको आता नहीं था, क्लियर, दूसरा अप्रोच ही नहीं पता, तीसरा कैलकुलेशन मिस्टेक। हमें बस ये पता अगर चल जाए ना बेटा कि हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, हम क्या गलतियां करते हैं, फिर हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, हम उस पर वर्क करेंगे फिर। तो अगर फैक्ट बेस्ड या बात थी तो भी इसको स्टार लगा लेना, याद होनी चाहिए चीजें। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वर्क ऑन इट, प्रैक्टिस करनी है बेटा। क्लियर, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर, अब अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं बेटा, तो हमारे पास इसकी 2 सीरीज है, कौन कौन सी। तो यहाँ पर हम कैसे पहचानते हैं बेटा कि वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इन जनरल जैसे हम सबको डिफाइन करते आए हैं, दोज एलिमेंट्स in which last electron enters in, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है बेटा, एफ सब शेल में, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनका ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, सारे के सारे ग्रुप नंबर 3 में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे बेटा, ग्रुप नंबर 3 में प्रेजेंट होते हैं, एंड 6th and 7th पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर बेटा, 6th and 7th पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। रेस्ट बेटा अगर हम बात करें इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज n-2 f1 to 14, यानी कि n-1 n-2 इसे हम एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, n-1d 1 से 2, ns 0 से 1, ये होता है बेटा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ns2 फिक्स होता है बेटा, 1 मिनट, ns2। क्लियर, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इस तरीके से हम भरते हैं। यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, n-2 f1 to 14, एंड ये 0 से 1 होगा d। क्लियर, इसको मैं बता देती हूँ, मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखवाऊंगी बेटा, समझना ध्यान से। ये तो हमारे पास n पीरियड नंबर शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, n-1 को हम पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। अगर कभी पूछ ले कि उसके पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं।
और N-2 को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज एंटी पेनल्टीमेट शेल। यस बेटा, अब मैं बात कर रही थी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हमें यह पता चल गया कि 6th पीरियड और 7th पीरियड में प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब हम इनमें फिलअप करते हैं तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 6th पीरियड वालों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो बस n की जगह 6 रख दो तो क्या आ जाएगा बेटा, 6s2 5d 0 से 1 एंड 4f1 to 14। तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हैं, 4f 5d और 6s में। अगर हम बात करें बेटा 7th पीरियड वालों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो n की जगह 7 रख दो, क्योंकि n क्या रिप्रेजेंट करता है, पीरियड नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या आ जाएगा बेटा, 7s2 6d 0 से 1 5f1 to 14। क्लियर? तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स कहां भर रहे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भर रहे हैं, एंड दीज आर आल्सो नोन एज, इन्हें हम और क्या बोलते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर बेटा? अब यहां पर हम बात करेंगे कौन रेडियो एक्टिव होता है, कौन रेडियो एक्टिव नहीं होता। क्लियर? इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम ऑलरेडी डी ब्लॉक में डिस्कस कर चुके हैं, जो ये शो करते हैं, दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और उसकी वजह से काफी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं, एक दो नहीं होती हैं, काफी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं, तो उसे मैं आपको फिर से डिटेल में बता दूंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एक सीरीज की। क्लियर? नेचर ऑफ कंपाउंड, ओ मैंने कहा था आपको एक पॉइंट स्किप चल रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। यस बेटा, एसिडिक नेचर जो होता है ऑलरेडी डिस्कस्ड है बेटा, कुछ भी नया नहीं है, इजी है। एसिडिक नेचर अगर कभी भी किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का कंपेयर करना हो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, सेंट्रल एटम के जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि उतने कम इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। और लीस्ट एसिड बेस के थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस भी एलिमेंट के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, उसे हम कहते हैं एसिड, और जिसके पास टेंडेंसी होती है डोनेट करने की, उसे हम कहते हैं बेस। दैट्स व्हाई उतना ज्यादा एसिडिक होगा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट बेटा, अगर हमें कंपेयर करना हो क्या, इनका बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, दैट बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक नेचर होगा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, जो मेटल +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जनरली सारे मेटल्स हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो पॉजिटिव ही होगी। तो जब से कम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना वो मेटल की तरह बिहेव करेगा, उतना ज्यादा बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर वो मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, दैट इज +4 एंड +5, तो वो बिहेव करेगा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह, एक एम्फोटेरिक कंपाउंड की तरह। और अगर वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, लाइक +5 +6 एंड +7, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट, वो डी ब्लॉक कंपाउंड बिहेव करेगा एक एसिडिक कंपाउंड की तरह। तो सिंपली अगर कभी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स का एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर कंपेयर करना हो, आप सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, हैलाइड्स। ये हैलाइड्स कैसे कैसे बनाते हैं, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जनरली हैलाइड्स कैसे बनाते हैं बेटा, FeCl3 जैसा, FeBr3 जैसा, ये फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड, ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन
FeI3 एग्जिस्ट नहीं करता। पता है क्यों FeI3 एग्जिस्ट नहीं करता? पहली बात, FeI3 का फॉर्मेशन हुआ कैसे होगा? जब हमने रिएक्शन कराई होगी आयोडीन के साथ, और आयोडीन खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो आयोडीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये क्या कर देता है, ये Fe+3 को रिड्यूस कर देता है, इसका रिडक्शन कर देता है, इसीलिए FeI3 एग्जिस्ट नहीं करता, रेस्ट हैलाइड्स एग्जिस्ट करते हैं। CuCl2 एग्जिस्ट करता है, CuBr2 एग्जिस्ट करता है पॉलीमेरिक फॉर्म में। पॉलीमेरिक फॉर्म यानी कि मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बेटा, CuF2 एक ऐसा हैलाइड है जो कि सॉल्यूबल होता है, रेस्ट इनसॉल्यूबल होते हैं, प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बेटा, अभी रिपीटेड पॉइंट्स हैं, ये रिपीट हो रहा है, चाहो तो मत लिखना क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूं और लिखवा भी चुकी हूं। क्या पॉइंट्स है बेटा, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1, F block elements are present in group number 3, absolutely right, 6th and 7th period। कोई घबराने वाली बात नहीं है, यही मैंने अभी सिंपल वर्ड्स में समझाया था, यही लिखवाया था बिल्कुल। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2F, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल। N-1D, जिसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, NS2। फिर भी यहाँ पर क्या मिसिंग है, N-2 जो है F, दैट इज 1 to 14, N-1D 0 से 1, NS2। क्लियर, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ जी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज की। जो हमारे पास लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज होती है, लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज की अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे पास 6th and 7th पीरियड में ये प्रेजेंट होता है। एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक ग्रुप नंबर 3 में 6th पीरियड में प्रेजेंट होते हैं लैंथेनॉइड्स, और एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक प्रेजेंट होते हैं एक्टिनॉइड्स इन 7th पीरियड। वन बाय वन सारी सीरीज के एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं। तो लैंथेनॉइड सीरीज कहां पे प्रेजेंट है बेटा, अभी हमने डिस्कस किया, लैंथेनॉइड सीरीज प्रेजेंट है ग्रुप नंबर 3, 6th पीरियड। क्लियर, और एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक बेटा, 57 to 71। अगर हम बात करें कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया बेटा, क्या है, 4F 1 to 14, 5D 0 से 1, 6S2। क्लियर, क्या एलिमेंट्स होते हैं बेटा, एलिमेंट्स लिख लेते हैं। क्लियर, तो एलिमेंट्स क्या है बेटा, दैट इज लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोनियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्डियम, इर्बियम, थोलियम, येटरबियम एंड ल्यूटेशियम। क्या एलिमेंट्स होते हैं बेटा हमारे पास, ये एटॉमिक नंबर 57, 58, 59, 60, 61, 62, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। याद करने का ट्रिक, मुझे जहां तक याद है मैंने लिखवाया हुआ है, जिनको नहीं याद है वो ध्यान देना बेटा, दैट इज ला, सी, प्रा, नंदा, पम। देखो बेटा, सम सुनने में पहली बार में अजीब ही लगता है, लेकिन 2-3 बार इसका रट्टा लगा लोगे फिर बड़ा आसान हो जाएगा। पम सम, यूरोपियम, यूरोपियम,
गुड्डा तुम दादा हो, अरे तुम यहां लाओ। क्लियर? तो ये क्या क्या एलिमेंट्स है बेटा, फिर से रिपीट कर देती हूँ। दैट इज लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोनियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समारियम, यूरोपियम, गडरेनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्डियम, एरिबियम, थूलियम, यूट्रिबियम, लुटेशियम। याद होने चाहिए बेटा, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने का ट्रिक क्या है। जनरल पता चल गया? हाँ जी। ग्रुप नंबर, पीरियड, एटॉमिक नंबर, कोई डाउट है? ना जी, कोई डाउट नहीं है। क्या ध्यान रखना बेटा, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये ध्यान रखना कि इसमें F2 और F8 नहीं आता। क्लियर? ये दिमाग में रखते हुए इलेक्ट्रॉन्स को चलो भरना शुरू करते हैं। क्लियर? तो यहां से हमने आगे ब्रैकेट में नोबल गैस आ जाएगी जिनॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू किया। तो बेटा सबसे पहले का क्या है? दैट इज 5d1 6s2। तो ध्यान रखना लैंथेनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट सीरियम होता है। क्या बेटा? सीरियम। क्योंकि रीजन, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रेजेंट है, साथ के साथ प्रॉपर्टीज भी डी ब्लॉक की शो करता है। वहीं पे जब एक्टिनॉइड सीरीज लिखेंगे तो एक्टिनियम और थोरियम दोनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में होता है, लेकिन एक्टिनियम इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट बट थोरियम इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। व्हाई? बिकॉज थोरियम प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की शो करता है। क्लियर? बस अब ये पॉइंट याद रखना, F2 F8 नहीं आएगा। चलो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करो। जनरल आपके सामने है, 4f में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। तो क्या हो गया? 4f1 5d1 6s2। अब ना बेटा 5d नहीं आएगा, अब ना 5d नहीं आएगा, भरना शुरू करो अब। तो 4f3 6s2, 4f4 6s2, 4f5 6s2, 4f6 6s2, 4f7 6s2। f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल 7 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। हाँ जी बिल्कुल, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है। तो अब इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। 4f7 5d1 6s2। अब फिर से f8 होता नहीं है। क्लियर? सीधे 9, 4f9 6s2, 4f10 6s2, 4f11 6s2, 4f12 6s2, 4f13 6s2, 4f14 6s2। फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है। अब इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। 4f14 5d1 6s2। तो पहले तो ट्रिक याद होनी चाहिए। लाप सी प्रानंदा पम सम यूरोपियन गुड्डा तुम दादा हो, अरे तुम यहां लाओ। क्लियर? उसके बाद इनके नाम याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। फिर बस ये याद रखना F2 F8 नहीं होता। अगर ये याद रहा तो कभी 4 ऑप्शन आ गए तो उसमें से ये तो देख ही लोगे कि ये कंपटीशन से बाहर। क्लियर? क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब लैंथेनॉइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ध्यान रखना वहां पर F2 F8 होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर हम बात करें बेटा, इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +3 इनकी मोस्ट कॉमन होती है। रेस्ट ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। और अगर F ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो FF ट्रांजिशन करके ये भी कलर शो करते हैं। सारी जनरल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना बेटा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिनॉइड सीरीज की। एक्टिनॉइड सीरीज की अगर हम बात करें, कहां प्रेजेंट होती है बेटा? ग्रुप नंबर 3 में प्रेजेंट होती है, 7th
पीरियड होता है और एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होता है बेटा? एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक होता है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? n की जगह 7 रख दें तो ये हो जाएगा 7s2 6d0 से 1 5f1 to 14। हम इलेक्ट्रॉन्स को कहां फिलअप कर रहे हैं बेटा? 5f के अंदर। तो बिल्कुल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या एलिमेंट्स है बेटा हमारे पास? दैट इज एक्टीनियम, थोरियम, प्रोटैक्टीनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मैंडलिनियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। क्लियर? ये हमारे पास एलिमेंट्स है। क्या एटॉमिक नंबर होता है बेटा? एक्टीनियम 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। यहां पर भी क्या ध्यान रखना है बेटा? एक्टीनियम इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पे क्या क्या नहीं होता? यहाँ पर F1 नहीं होता, F5 नहीं होता, F8 नहीं होता। अगर ये भी याद रह गया तो गलती होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। हमें ये पता चल जाएगा कि हमें बाहर किसको करना है, क्या नहीं लिखना है। इसको याद करने का भी ट्रिक लिखवा देती हूँ। एक्टीनियम याद रखना बेटा, TH। थोड़े पहलवान, थोड़े पहलवान उनसे उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने पुराने आम कम बिकेंगे, कैफीन ऐश फरमाओ, मॉडर्न नोट लाओ। क्लियर? क्या एलिमेंट्स है हमारे पास? एक्टीनियम, थोरियम, प्रोटैक्टीनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मैंडलिनियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। क्लियर? इलेक्ट्रॉन भरने किसमें है ये भी पता चल गया। क्लियर? अच्छे से पता चल गया। ग्रुप नंबर 3 है, 7th पीरियड है, एटॉमिक नंबर 89 to 103 है। एक्टीनियम इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। याद रखना बेटा। लेकिन थोरियम एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। रेस्ट इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में होता है। फिर भी इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। 6d1 7s2, 6d2 7s2। अब F पे आ जाएंगे हम, जब तक F5 नहीं आ जाता तो D भी रहेगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा बेटा प्रोटैक्टीनियम का? दैट इज 5F में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 5F2 6d1 7s2। अब D में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। नेक्स्ट 5F3 6d1 7s2, 5F4 6d1 7s2। अब क्या ध्यान रखना है बेटा? F4 अब सीधे 5 आएगा, अब D हट जाएगा, अब D का कोई रोल नहीं है। ठीक है? 5 नहीं आएगा। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? दैट इज 5F6 7s2, 5F7 7s2। हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, D इंसर्ट होगा। 5F7 6d1 7s2। F8 नहीं आएगा, सीधे 9।
तो 5f9 7s2, 5f10 7s2, 5f11 7s2, 5f12 7s2, 5f13 7s2, 5f14 7s2। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ जाएगा? डी ब्लॉक में जाएगा। 5f14 6d1 7s2। तो ये हमने सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल रही हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम बाकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। क्लियर? तो अब मैं आपको जहां पे आप सबसे ज्यादा अटकते हो उस प्रॉपर्टी के बारे में बता देती हूँ, दैट इज लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर बेटा? ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जिनको अभी भी डाउट है, क्योंकि हालांकि मैं डी ब्लॉक एलिमेंट में ये समझा चुकी हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। क्लियर बेटा? जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं 3D से 4D, 4D से 5D, तो क्या हो रहे हैं बेटा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। बेटा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होना यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होना, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होना। अब न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। और अगर न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ, बिल्कुल। तो यहां से क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के प्रति न्यूक्लियस का, और साइज डिक्रीज होता है। लेकिन हुआ क्या? ऐसा कब? डाउन द ग्रुप जाते जाते ये तो हो ही रहा था, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी तो काम करता है कि भाई शेल नंबर बढ़ रहा है, शेल नंबर बढ़ रहा है, पीरियड नंबर बढ़ रहा है भाई, तो साइज इंक्रीज होना चाहिए था, और यहां पर साइज डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट में हम ये पढ़ चुके हैं कि इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के क्लोज ही नहीं होता। तो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है? इनर शेल बाहर वालों को रिपेल भी नहीं कर रहे, तो शेल नंबर बढ़ने का तो फायदा ही नहीं है, अब कोई रिपल्सन हो ही नहीं रहा, तो साइज अब क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। So the decrease in size with increase in atomic number, in short, हम इसे क्या बोल देते हैं? Lanthanide contraction. But what is the reason behind this? That is the reason. In F block elements, last electron enters in n-2f subshell, which shows poor screening effect as we move down the group. ये सारी चीजें होती हैं, due to which क्या क्या हमने फैक्टर्स पढ़ लिए, ड्यू टू विच 4D और 5D सीरीज का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है ग्रुप 4th, 5th और 6th में, जिन्हें हम ट्विंस एलिमेंट्स बोलते हैं। इनका बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। कैसे? तो ये क्या क्या फैक्टर्स हैं बेटा? लेफ्ट टू राइट, दैट इज फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-2f सबशेल इंक्रीजेस, बिल्कुल। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, बिल्कुल। न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बढ़ ही रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है। यही बोला अभी मैंने बेटा पूरा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। क्या क्या इफेक्ट होते हैं बेटा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के? एक दो पढ़ चुके हैं, और भी है बेटा।
जो हमारे पास बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर क्या होता है बेटा? बेसिक नेचर इज ऑल अबाउट या तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लियर, या फिर बेस को हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, जिसके पास जितने OH माइनस आयन होंगे, या फिर जिसके पास H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। तो बेसिक नेचर जो होता है ऑक्साइड्स का और हाइड्रोक्साइड्स का, लैंथेनॉइड्स का, वो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्यों बोले? इसको हम बोल देते हैं फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम। तो बेसिक नेचर डिक्रीज होता है बेटा, तो हमारे पास ये ऑर्डर आ जाता है इन लैंथेनॉइड्स का। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बेटा? ये Ln से इसलिए रिप्रेजेंट किया है, ये Ln लैंथेनॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे A कर देते हैं, ये हो जाएगा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, बेसिक नेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते जाते क्या हो रहा है भाई, इसका साइज डिक्रीज हो रहा है। तो जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, डाउन द ग्रुप जाते जाते साइज छोटा हो रहा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से सो डू नॉट फ्री OH माइनस आयन, ये इजीली OH माइनस आयन को देगा ही नहीं, OH माइनस आयन को देगा ही नहीं, तो इसका बेसिक नेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो लैंथेनम, फिर वो सारे डिक्रीज होते होते सबसे कम ल्यूटेशियम का होता है। तो साइज डिक्रीज होता है, बिल्कुल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, बेसिक नेचर डिक्रीज होता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट बेटा, साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स, ये वो पॉइंट्स हैं विच आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है आफ्टर ग्रुप 3। तो वो कौन कौन से हुआ करते थे? जिरकोनियम, हॉफनियम, नियोबियम, टैंटेलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। इसलिए इन्हें और क्या बोलते हैं? इन्हें हम ट्विंस एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इनका साइज बराबर होने का रीजन वही है बेटा, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट बेटा, ड्यू टू स्मॉल साइज डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड आयंस, ये जो लैंथेनॉइड आयंस होते हैं एवलॉक एलिमेंट्स, इनमें भी साइज डिफरेंस बहुत कम होता है, इन्हें सेपरेट करना मुश्किल होता है, और इसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं बेटा? आयन एक्सचेंज मेथड हम यूज करते हैं इन्हें सेपरेट करने के लिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनके अप्रोक्सीमेटली 600 किलो जूल पर मोल, पर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, दैट इज 1200 किलो जूल पर मोल, जस्ट डबल हो जाती है। ये अर्थ में रेयरली मिलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स। क्लियर? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, लैंथेनॉइड्स फॉर्म्स बेसिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, इनको लैंथेनोन्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो कुछ कॉमन वही बेसिक पॉइंट्स है बेटा, इंपॉर्टेंट यही था कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एग्जैक्टली होता कैसे है। ये सारे उसी के इफेक्ट्स है बेटा, क्या क्या इस पे जो लग रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अमंग लैंथेनॉइड्स, जितने भी हमारे पास लैंथेनॉइड्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रोमीथियम है ये मैनमेड है, बाकी सारे कैसे हैं? रेडियो एक्टिव। नहीं, बाकी सारे कैसे हैं? रेडियो एक्टिव। क्लियर? लैंथेनम इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, मैं पहले ही बता चुकी हूं, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है, साथ के साथ प्रॉपर्टीज भी ये डी ब्लॉक की शो करता है। नेक्स्ट, फर्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होता है? दैट इज सीरियम। ये ध्यान रखना बेटा, पूछा भी गया है। मेन सोर्स जो होता है लैंथेनॉइड एलिमेंट का वो क्या होती है? दैट इज मोनाजाइट ओर। क्लियर? फैक्ट बेस्ड बातें। फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट इज टेक्नीशियम। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3। लैंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वहां पर ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे की तरह इसलिए बिहेव कर रहा है, साथ वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो खुद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहता है। क्लियर? तो ये लैंथेनॉइड +2 से अगर +3 में जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है? तो ये वाले पॉइंट्स तो ऑलरेडी आपको पता है, तो इन्हें हम हटा देते हैं।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा, यही सारे इन्हीं के पॉइंट्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटा जो अर्लियर एलिमेंट्स हैं किसके, लैंथेनॉइड के, वो बिहेव करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह। अल्कलाइन अर्थ मेटल जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, वो उनकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें ये पता है कि उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो हम बनने वाले कंपाउंड्स का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैंथेनाइड जो होते हैं, अगर वो शो कर रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो उसके साथ वो कैसे कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एल्यूमिनियम की तरह रिएक्ट करता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो इसके साथ क्या कंपाउंड बनाएगा, Ln2O3। तो बिल्कुल बस वही लिखा हुआ है बेटा, अगर Ln बर्न करो O2 में तो Ln2O3, एसिड के साथ तो H2 रिलीज करेगा, हेलोजन के साथ तो हेलोजन की भाई क्या वैलेंसी होगी, तो हेलोजन के साथ उस तरीके के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा Ln2X3। क्लियर, देख लो बेटा ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं लैंथेनॉइड्स की। क्लियर, Ln2X3 नहीं होगा, ये Lnx3 होगा। क्लियर बेटा, हाइड्रोजन के साथ अगर H2O के साथ हमें रिएक्ट करवाएंगे तो ये हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा LnOH, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कार्बन के साथ तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन करेगा विद कार्बन, ये रिएक्शन है LnC2 का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, नाइट्रोजन के साथ Ln का दोनों की वैलेंसी 3 है, इस सल्फर के साथ Ln2S3। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लो। और ये रिएक्शंस बिल्कुल एल्यूमिनियम की तरह रिएक्ट करेगा जैसे एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। क्लियर, तो ये विद कार्बन, ये कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है Ln(C2), इन्हें क्या बोलते हैं, कार्बाइड। क्लियर, सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी ये फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, उस वजह से ये रिएक्शंस देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो कहाँ यूज होते हैं बेटा, दे आर यूज्ड इन एलॉय स्टील्स फॉर मेकिंग पाइप्स एंड प्लेट्स। मतलब हमारे पास जो प्लास्टिक की पाइप्स होती हैं, प्लेट्स होते हैं, वहां पर इनको यूज किया जाता है बेटा लैंथेनॉइड्स को। इंपॉर्टेंट यूजेस हैं बेटा, ये यूजेस आप एक बार NCERT भी रीड आउट कर लेना, मैंने बस की पॉइंट्स वाले जो थे वो सारे ऐड कर लिए हैं। क्लियर, तो ये इनके लिए यूज करते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट्स एज मिश मेटल्स, जो बुलेट्स होती हैं उनमें भी इनको यूज किया जाता है। 95% लैंथेनॉइड्स होते हैं, 5% उसमें आयरन और ट्रेसेस होते हैं लाइक कैल्शियम, सल्फर, कार्बन एंड एल्यूमिनियम के, इनके कुछ टुकड़े इनमें पाए जाते हैं। टेलीविजन की स्क्रीन्स में इनका यूज होता है। मिक्स्ड ऑक्साइड्स जो होते हैं लैंथेनॉइड्स के, वो यूज होते हैं एज द कैटलिस्ट फॉर पेट्रोलियम क्रैकिंग। पेट्रोलियम क्रैकिंग के लिए इनके ऑक्साइड्स का भी यूज किया जाता है। क्लियर मैम, क्या इन पे कभी क्वेश्चन आया है, करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है। फैक्ट बेस्ड बातें हैं सारी बेटा, याद रखनी है लेकिन आपको ये सारी के सारे पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एक्टिनॉइड्स। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिनियम इज नॉट अ F ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान रखना। थोरियम पहला F ब्लॉक एलिमेंट है। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी तो 6d27s2 होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका भी तो D ब्लॉक में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज F ब्लॉक एलिमेंट्स जैसी शो करता है। कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं बेटा लैंथेनॉइड से, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इनकी और ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, साइज, शेल नंबर दूर होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट कर देगा, पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेगा। जितने भी एलिमेंट्स है यूरेनियम के बाद, तो हमने याद किया थोड़े पहलवान, उनसे यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं, होते हैं वो। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि 5F वाले का तो और ज्यादा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, वो तो न्यूक्लियस से और दूर है, तो और भी बेकार स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव होता है। दैट इज मोर इफेक्टिव देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4F एंड 5F, क्योंकि दो F आ गए। एक्टिनॉइड्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट,
जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में था ना, n-1d और ns में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, सेम उसी तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से एक्टिनोइड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाकर बॉन्ड बना सकते हैं। इनकी ज्यादा टेंडेंसी होती है बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, क्योंकि इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं अवेलेबल। क्लियर? कलर प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो कलर प्रॉपर्टी जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डी ट्रांजिशन होता था, वैसे एफ ट्रांजिशन भी होता है। और अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fn है या फिर F14 - n है, तो दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो वो कलर भी सेम शो करेगा। तो जैसे कि F1 F13 हो गया, F6 F8 हो गया, ये सेम कलर शो करते हैं, कलर शो करते हैं ड्यू टू FF ट्रांजिशन। नेक्स्ट बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है, हालांकि इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया है, दैट इज μ4s × s+1 + l × l+1। l यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर को, s यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिन क्वांटम नंबर को। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट बोथ स्पिन मोशन एज वेल एज ऑर्बिटल मोशन इज रिस्पॉन्सिबल। इसकी इतनी डिटेल में हमें जाना नहीं है। और यहाँ पर लगभग हमारा एफ ब्लॉक खत्म हो चुका है। कल की क्लास में ये एफ ब्लॉक एलिमेंट जो आज मैंने पढ़ाया है, इसका क्विक रिवीजन कराते हुए मैं बढ़ूंगी बेटा PYQs की तरफ। कल का 80% चांसेस है कि हमारी लाइव सेशन होगा, वो मॉर्निंग में शेड्यूल हो जाएगा, तो नोटिफिकेशन डल जाएगा। ठीक है, तो अपडेट रहना, रिवाइज करके आना बेटा जितना पढ़ाया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही इजी सा है, इसके यूजेस वगैरह बस देखने हैं आपको। पूरा चैप्टर ऑन द टिप्स करके आना, नोट्स तो कंप्लीट करने ही है। कल हम PYQ रखेंगे बेटा। अगर कल की लाइव सेशन में मुझे मजा आया, तुमको तो आएगा ही, तो मैं लाइव रखूंगी बेटा अगली बार से PYQ, नहीं तो रिकॉर्डेड मिलेगा। क्लियर? तो अच्छे से पढ़ो बेटा, हम कंटिन्यू करेंगे। कल PYQ लेकर तो मैं आज भी आई थी, लेकिन आज समय की थोड़ी कमी है, कोई बात नहीं, हम कल करेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत छोटा सा है, कल उसको एक और बार फिर से रिवाइज करवा दूंगी, और जो आपके डाउट्स होंगे वो भी ले लूंगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, एंड स्टे मोटिवेटेड। क्लियर? मिलेंगे बेटा कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।